हाँ जी, बताइए। सर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कर लिया था। क्या चल रहा था? बताओ क्या चल रहा था? सर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया था शायद। अच्छा, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया था, तो मैंने कुछ और हेडिंग लिखवाई थी कि ये करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने शायद लिखवाया होगा। हाँ, सर एक याद क्लोरोफ्लोरोकार्बन चलेगा। नहीं चला। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए। यही अब हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC इनको हम लोग कहते हैं। देखो, जनरली ये क्लोरीन और फ्लोरीन के तत्व होते हैं। कार्बन की मात्रा इनमें पाई जाती है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेशन में हम लोग करते हैं। ज़्यादातर इनका उपयोग रेफ्रिजरेशन में कैन, जो ये कैन होते हैं, स्प्रे वाले कैन्स, उनमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसके साथ-साथ इनका उपयोग, ये जो होता है ना गद्दे, मैट्रेसेस बनाने में भी इनका उपयोग करते हैं। मैट्रेसेस और गद्दे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस ये और ये करते क्या हैं एक्चुअली, ये ओज़ोन परत को पतला करने का काम करते हैं या ओज़ोन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन्हीं को लेके क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन्हीं को लेके साइन की गई थी। सॉरी, वियना और क्योटो, दोनों प्रोटोकॉल इन्हीं पदार्थों को कम करने के लिए साइन की गई थी। हम लोग इसको आगे देखेंगे कौन-कौन से कन्वेंशंस हुए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पहले तो हम लोग इनको देख लें पॉल्यूशन क्या है। तो हेडिंग डालिए आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसमें लिखना पहले पॉइंट में, ये क्लोरीन तथा फ्लोरीन के, ये क्लोरीन तथा फ्लोरीन के कार्बनिक यौगिक हैं। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इनका उपयोग स्प्रे कैन्स, स्प्रे स्प्रे कैन्स, रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर लिखिए, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशंस, फोम बनाने में, फोम जो जिसका उपयोग मैट्रेसेस वगैरह करते हैं, फोम बनाने में, तथा अग्निशामकों में किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, तथा अग्निशामकों में किया जाता है। दे आर यूज्ड दे आर यूज्ड इन इन फायर एक्सटिंग्विशर्स इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्प्रे कैन्स, फोम, एटसेट्रा। सामान्य ये वायुमंडल में पहुंचकर सामान्यतः ये वायुमंडल में पहुंचकर समताप मंडल की में ओजोन को हानि पहुंचाते हैं। समताप मंडल की ओजोन को हानि पहुंचाते हैं।
Generally they reaches in above atmosphere, बल्कि stratosphere लिखिए, they reaches in stratosphere and negatively affect the ozone and negatively affect the ozone there. ठीक है, अब देखो ओजोन इफेक्ट होगी नेगेटिवली, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के ऊपर बढ़ जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ेगा तो दो बातें होंगी, एक तो बीमारियां और दूसरी ग्लोबल वार्मिंग। ये दो चीजें इंक्रीज होगी दो चीजों में। तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वैश्विक तापन बढ़ता है, और दूसरा पृथ्वी पर बीमारियों की मात्रा में वृद्धि होती है। तो लिखेंगे ओजोन में कमी न केवल वैश्विक तापन को बढ़ाती है, न केवल वैश्विक तापन को बढ़ाती है, बल्कि स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन not only increases the global warming, but also it negatively affect the health too. ओजोन के पतला होने से पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पहुंचता है। पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पहुंचता है। एज देयर इज डिप्लेशन इन ओजोन, बल्कि ऐसा लिखिए एज इफ देयर इज डिप्लेशन इन ओजोन, then ultraviolet radiation reaches on earth in large quantity नोट करके लिखिए। अब देखो पराबैंगनी विकिरण एक तो आंखों की कॉर्निया को नष्ट कर देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और दूसरे जो गोरी स्किन के लोग होते हैं, गोरी चमड़ी के लोग, उनमें ये स्किन का कैंसर, त्वचा का कैंसर को भी बढ़ाता है। यह त्वचा का कैंसर हो सकता है गोरी चमड़ी के लोगों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। तो लिखो आप पराबैंगनी विकिरण आंखों के कॉर्निया को हानि पहुंचाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन negatively harm the cornea of eyes। इसी के साथ गोरी चमड़ी के लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ऐसा लिखिए। त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो द डेंजर या द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर इंक्रीजेस
the risk of skin cancer increases in white toned skin persons. In white toned skin persons. ठीक है, क्लियर है ये? बताइए, यहां तक क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है वो पूछ लो। सर वाइट स्किन में क्यों होता है ज्यादा कैंसर क्योंकि स्किन का? उनमें मेलानिन की मात्रा बड़ी सीमित होती है, और मेलानिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्षा करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब मेलानिन की मात्रा उनमें वैसे ही सीमित होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर ज्यादा आएगा तो मेलानिन रक्षा नहीं कर पाएगा स्किन की, तो स्किन जलने लगेगी, और इसकी वजह से स्किन कैंसर की खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ओके सर। अब इसमें ना नेक्स्ट लिखिए नोट करके। देखो, ओजोन को मापने की जो इकाई है, क्या क्या पूछ रहे थे ये मैंने देख नहीं पाया, मैं जो मैसेज में लिखा था। देखो, मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन स्क्रीन इस पे स्क्रीन पे ना इसकी, क्योंकि दो जगह आ रहा होगा ये, तो मुझे नहीं दिख पा रहा है। आप एक काम करिए, आप ऑन करके माइक पूछ लीजिए। सर मैसेज में तो ये लिखा है कि मेलानिन किससे मिलता है? मेलानिन किससे अरे मेलानिन मिलता नहीं है, ये जेनेटिक कोड है, ये जेनेटिक प्रोटीन होती है एक, जिसकी वजह से मेलानिन स्किन के रंग को निर्धारित करने वाली प्रोटीन होती है। तो डार्क स्किन में मेलानिन ज्यादा मिलता है, और लाइट स्किन में मेलानिन कम होता है। सर इसके लिए जिनकी कुछ स्किन खाना लाइट है होती मेलानिन के लिए? नहीं, नहीं कुछ खाना नहीं पड़ता। इसीलिए अफ्रीकन लोग ब्लैक होते हैं क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा होती है, मतलब सनलाइट ज्यादा आती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सनलाइट की वजह से वो लोग ब्लैक नहीं होते, बल्कि जेनेटिकल कोड की वजह से वो लोग ब्लैक होते हैं। उनके जेनेटिकल कोड में ऐसा समस्या है कुछ। अगर एक बार बताइए, अगर ऐसा होता तो अफ्रीकन माइग्रेंट्स जो कि कनाडा वगैरह में रहते हैं वो तो गोरे हो गए होते। और ठंड पड़ती है, रशिया में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में तो ब्लैक लोग रहते ही हैं, काफी लोग ब्लैक हैं वहां पे जो रहते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट्स में भी रहते हैं। तो देखो, नहीं, जो स्किन का कलर है, जो टोन है, वो मेलेनिन की उसमें एक प्रोटीन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज मेलेनिन। ये मेलेनिन जेनेटिकल कोड से निर्धारित होता है किसी में भी, तो और ये इनहेरेंट होता है, पेरेंट से आता है ना। खाने पीने से इसका कोई मतलब नहीं है। खाने पीने से तो केवल इतना हो सकता है कि जो हेल्दी लोग जो लोग हेल्दी खाते हैं चीजें, उनकी स्किन हेल्दी होती है, तो हेल्दी दिखती है वो बाकी लोगों की के मुकाबले। और जो लोग खाना अपना ऐसा ही उल्टा सीधा ही खाते हैं तो उनकी हेल्दी नहीं होती, बस ऐसा ही। खाना का इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए खैर, नोट लिखिए इसमें, नोट करके लिखिए। ओजोन के मापने की इकाई, ओजोन के मापने की इकाई डाबसन है। डाबसन, DABSUN, बल्कि SON होगा शायद। ओजोन के मापने की इकाई डाबसन है। डाबसन इज द यूनिट, डाबसन इज द यूनिट टू मेजर ओजोन। ठीक है, देखो पृथ्वी पे ओजोन की मोटाई सबसे कम मिलती है इक्वेटर पे,
और सबसे ज्यादा मिलती है पोल्स पे। भारत में ओजोन की मोटाई सबसे ज्यादा मिलती है श्रीनगर में और सबसे कम मिलती है त्रिवेंद्रम में या तिरुवनंतपुरम में, केरल में। कारण उसका ये है कि जितना हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, ओजोन की मोटाई में उतनी ही कमी आती चली जाएगी। और कारण इसका, मोटाई में कमी आने का कारण ये है कि वाटर वेपर अपर एटमॉस्फेयर में पोल पे कम मिलता है, इक्वेटर पे ज्यादा मिलता है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होती है। वाटर वेपर जितनी ज्यादा होगी, सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो क्लाउड्स हैं वो इतने ही ज्यादा, सल्फर और क्लोरीन के क्लाउड्स इतने ही ज्यादा ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में पहुंच पाएंगे, और जितने ऊपर के एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, ओजोन परत को उतना ही पतला करते चले जाएंगे वो। तो इसीलिए जहां ज्यादा एवेपोराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, वाष्पीकरण ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां ओजोन की मोटाई कम मिलेगी। और वाष्पीकरण हमें पता है गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां औसत तापमान वर्ष का ज्यादा रहता हो। और ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि औसत तापमान जो ज्यादा रहता है वो इक्वेटर का रहता है। तो इसीलिए इक्वेटर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ओजोन की मात्रा में कमी आती है, पोल की तरफ बढ़ने पर ओजोन की मात्रा में वृद्धि होती है। क्या मैं समझा पाया आपको? चलो लिखो। पृथ्वी पर पोल की तरफ जाने में, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में, ऐसा लिखिए, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में ओजोन की मात्रा में वृद्धि होती है। ऑन अर्थ ओजोन increases when goes towards poles, जबकि विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने में ओजोन की मोटाई में कमी आती है। While the width of ozone decreases, when goes towards equator, करेक्ट? ये बात समझ में आई? सबको क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, भारत में ओजोन की मोटाई, भारत में ओजोन की मोटाई श्रीनगर में सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम प्राप्त होती है। इन इंडिया the width of ozone would be maximum in Srinagar and minimum in Trivandrum. इसीलिए वहां पे जो गोरी स्किन के लोग होते हैं उनको कहते हैं कि सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाना चाहिए, क्योंकि उनको वहां परेशानी हो सकती है अदरवाइज तो। और इसीलिए उधर आपको देखने को मिलेगा तो ब्लैक स्किन के लोग ज्यादा मिलेंगे, या डार्क स्किन टोन के लोग ज्यादा मिलेंगे। रेड स्किन मिलती है उनकी, डार्क स्किन मिलती है, गोरे लोग उधर कम मिलते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हुई। अब इसमें एक पॉइंट और लिखिए। देखो, सबसे ज्यादा ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई देखने को मिलती है हमें फरवरी और मार्च में, उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे कम देखने को मिलती है हमें सितंबर और अक्टूबर के महीने में। रीजन उसका ये है, सितंबर और अक्टूबर में
बरसात के बाद का मौसम है, एवोपोराइजेशन की मात्रा बढ़ी रहती है ऊपरी वायुमंडल में, जिसकी वजह से ओजोन की परत कमजोर हो जाती है। जबकि फरवरी मार्च में शुष्क या ड्राई सीजन होता है, तो एवोपोराइजेशन की मात्रा कम रहती है, तो ओजोन परत मोटी रहती है। तो आप लिख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत की मोटाई, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत की मोटाई फरवरी एवं मार्च माह में सर्वाधिक पाई जाती है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर the width of ozone layer would be maximum. The width of ozone layer would be maximum in February and March, while it would be minimum during September and October. जबकि यह सितंबर एवं अक्टूबर माह में सर्वाधिक रूप से कम होती है। सितंबर एवं अक्टूबर माह में सर्वाधिक रूप से कम होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें दिन और रात में भी अंतर आता है। दिन में तो ओजोन की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी और रात में ओजोन की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। और कारण उसका ये है कि दिन की जो गर्मी है, दिन में एवोपोराइजेशन होता है, वो एवोपोराइजेशन इकट्ठा होता है, इसीलिए शाम को 5:30 बजे का जो तापमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है दोपहर में, पूरे दिन का। इसके बाद एवोपोराइजेशन में वृद्धि हो जाएगी। एवोपोराइजेशन वो रात में पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फीयर तक, जिसकी वजह से रात में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की मात्रा में फिर कमी आने लगती है। तो दिन में तो और रात को क्या होगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से कंडेंसेशन बढ़ेगा, संघनन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी की मात्रा में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाएगी और जिसकी वजह से जो ओजोन परत की मोटाई है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दिन में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि होती है, रात को कमी होती है। तो लिखो ये, सामान्यतः ओजोन परत की मोटाई में दिन में वृद्धि होती है, जबकि रात में कमी सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक तो ये बढ़ती है और 6 बजे के बाद ये कम होने लगती है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, सुबह 8 से 6 तक, सुबह 8 से शाम 6 तक बढ़ती है तथा शाम 6 से 8 तक घटती है। इंक्रीजेस फ्रॉम 8 to 6 and decreases from 6 to 8। और दूसरा लिखिए इसमें नोट में ही, वियना एवं क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित हैं। मुख्य रूप से ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वियना एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
mainly related with conservation of ozone layer, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, वो मैं भूल जाता हूँ बार बार, वैसे तो आया मैं आज ही हूँ क्लास में बहुत दिन के बाद में। देखो, ग्रुप पे हम लोगों ने वेबसाइट है, हम लोगों की वेबसाइट बन गई है एक, उस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना जिन लोगों को अगली बार पढ़ना है। अपने दोस्तों को भी बताना, सब लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना। जो लोग भी अभ्युदय योजना के अंतर्गत पढ़ना चाहते हैं आगे भी, इस बार हम लोग जनरल कंपटीशन का भी शुरू करेंगे। तो जनरल कंपटीशन में एनडीए सीडीएस में या यूपीएससी में या नीट जेई में, इनमें अगर कोई अध्ययन करना चाहता है तो वो उस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दे साइट पे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर ली जाएगी, तो इसलिए जल्दी ही कर दीजिए। मार्च में कोई डेट हम लोग निर्धारित कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च हम लोगों ने अभी सोची है, 15 मार्च तक। तो तब तक जाकर कर लीजिए। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको हम लोग योजना में परमिशन नहीं देंगे। तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, गो ऑन वेबसाइट एंड रजिस्टर देयर, और उनको भी बताइए जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले पॉइंट में लिखना। अंग्रेजी में बोल दिया था मैंने वियना और क्योटो प्रोटोकॉल वाला बताइए, इंग्लिश में हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉल्यूटेंट है हमारा CO2। CO2 देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट भी है और एक आवश्यक गैस भी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती पृथ्वी पे तो ये बहुत ठंडी हो गई होती पृथ्वी। जीवन के लिए जीवन संभव ही नहीं हो पाता पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन संभव है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही, लेकिन इसकी मात्रा में यदि वृद्धि हो जाए, ये एक ऊष्मीय तापन गैस है, ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सोलर रेडिएशन को आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती लौट के, जिसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी तो फिर सोलर रेडिएशन अर्थ पर आएगा तो सही, लेकिन वापस लौट के विकिरण के रूप में नहीं जाएगा, जिससे पृथ्वी गर्म होना शुरू होगी। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या ऊष्मीय तापन कहते हैं, वैश्विक ऊष्मीय तापन कहते हैं। हाल फिलहाल में कार्बनिक पदार्थों के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है वो बढ़ी है। जो पोल्स की पे बर्फ है वो पिघल रही है इसलिए तेजी से, और जल स्तर, जो समुद्र का जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है इसलिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने वाली गैस है, या इसे ग्रीन हाउस गैस भी हम लोग कहते हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव वाली गैस। तो आप लिखिए इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण संसाधन है। CO2 is an CO2 is an important resource, चूंकि इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसकी सहायता से पौधे
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ इट प्लांट्स डू द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है, लेकिन लौट कर जाने नहीं देती। CO2 is permeable या transparent to solar radiation, on Earth, but not permeable to terrestrial radiation, पार्थिव विकिरण। इस प्रकार यह एक ग्रीन हाउस गैस है। So it is a ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है, which help making the life possible on Earth, which help in making the life possible on Earth। ये तो इसकी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर मान लो इसके सांद्रण में वृद्धि हो जाए तो फिर ज्यादा सोलर रेडिएशन अर्थ पर रुकने लगेगा, ज्यादा रुकने लगेगा तो गर्म होगी अर्थ, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो लिखिए अगले पॉइंट से, परंतु इसकी मात्रा में वृद्धि पृथ्वी पर सौर विकिरण को अधिक मात्रा में रोकती है, पृथ्वी पर सौर विकिरण को अधिक मात्रा में रोकती है, बट इट्स इंक्रीमेंट इन एटमॉस्फेयर increases the acquired solar radiation on Earth, जिस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, and due to it the temperature of Earth increases। इस प्रकार पृथ्वी के हरितगृह प्रभाव में वृद्धि होती है, and so greenhouse gas effect increases on Earth। ठीक है, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि, सॉरी, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि ध्रुवों पर उपस्थित बर्फ को
ध्रुवों पर उपस्थित बर्फ को तेजी से पिघलने में मदद करती है। ग्लोबल वार्मिंग increases the rate global warming increases the rate of melting of snow on poles या melting of ice on poles, जिस कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ता है। And due to it, the water level of oceans increases. Water level of oceans increases. समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि के कारण समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि के कारण निचले क्षेत्रों के समुद्र में डूबने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। As the water level in oceans increases, the danger of submerging low-lying areas also increasing. एक तो इसका ये प्रभाव है। दूसरा प्रभाव ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा तो एवोपराइजेशन बढ़ेगी, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो वर्षा ज्यादा होगी, तो बाढ़ें, तूफान, इन सब में वृद्धि देखने को मिलेगी, साइक्लोन्स वगैरह में वृद्धि, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलती है। तो लिखिए, वैश्विक तापन के कारण पृथ्वी पर होने वाले वाष्पीकरण में वृद्धि देखने को मिलेगी। पृथ्वी पर होने वाले वाष्पीकरण में वृद्धि देखने को मिलेगी। As there would be increase in global warming, we also see the increasing of evaporization on earth, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। And due to it, the intensity of rain increases, जिसके कारण बाढ़ें तथा महामारियों का खतरा बढ़ेगा। And due to it, floods and pandemic increases. आने वाले चक्रवातीय तूफानों में भी वृद्धि होगी। And also the cyclones increases, and also the cyclones would be increases too. ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी, बताइए, कोई दिक्कत हो इसमें किसी को तो पूछ लीजिए। देखो, ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है अभी तक।
ग्लोबल वार्मिंग का लगभग 60% के लिए जिम्मेदार है। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है मीथेन का। तो आप नोट करके लिख लीजिए, यह सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। इट इज द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस। वैश्विक तापन में इसका योगदान 60% है। वैश्विक तापन में इसका योगदान 60% है। इट्स कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग इज its contribution in global warming is more than 60%। more than 60%। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए मीथेन। अगली गैस है हमारी मीथेन। ठीक है, देखो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है, नेचुरल रूप में पाई जाती है। ऑर्गेनिक वस्तुओं के डिकम्पोजिशन से ये बनती है। ज्वलनशील है, इसे जलाया भी जा सकता है। पृथ्वी में मृदा में भी पाई जाती है, ये सॉइल में भी। सॉइल के बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह को, तब ये बनती है मीथेन। जैसे आप लोगों ने गांवों में देखा होगा, गोबर गैस चलती थी पहले। गोबर गैस बनाते थे, गोबर से गैस बनाते थे, दैट वुड बी मीथेन। क्योंकि ज्वलनशील है तो इसका उपयोग जलाने वलाने के लिए चीजों को कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसमें। कोयलों में भी, कोयलों की खानों में भी ये निकलती है, कोयले की खानों से भी। सबसे ज्यादा मीथेन निकलती है धान के खेतों में। धान के खेत और जुगाली करने वाले पशु, ये सब मीथेन के कारक हैं। आपने देखा होगा गंदे नालों में से जो बदबू आती है, दैट वुड बी ऑफ मीथेन। मीथेन की बदबू होती है वो। हाल फिलहाल में ये देखने में आया, एक मिट्टी होती है पेट्जॉल, और स्पॉटजॉल भी कहते हैं उसे। जो टुंड्रा क्षेत्र है वहां ये पॉटजॉल और स्पॉटजॉल मिट्टी पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्र ठंडे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में मिट्टी के अंदर मीथेन दबी पड़ी रहती है। और इसलिए दबी पड़ी रहती है क्योंकि वहां पर ये शुष्क हो जाती है, ड्राई, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, ठोस होती है। यही स्थिति बनती है पोल्स पर भी। पोल्स पर सॉइल में मीथेन कंटेन्ड रहती है ठंड की वजह से, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है और बर्फ पिघली है, तो ये टुंड्रा प्रदेशों में और ध्रुवों पर जो मिट्टी में ये दबी पड़ी रहती थी, उसकी मात्रा बाहर निकलने लगी है। इसलिए कभी कभी देखने को मिलता है टुंड्रा प्रदेशों में ऐसे ही आग लग जाती है अपने आप, वनों में, जंगलों में। उसका कारण ये मीथेन भी होती है, क्योंकि बहुत ज्वलनशील होती है। तो जैसे ही बाहर निकलेगी और किसी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आई तो जलने लगती है। तो ये एक वनीय आग का कारण भी है टुंड्रा प्रदेशों में, स्पेशली जैसे कनाडा वनाडा के जंगलों में आग लगी थी, उसका कारण एक ये भी था। तो आप इसमें लिखिए मीथेन में, यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि कुल हरित गृह प्रभाव का, जो कि कुल हरित गृह प्रभाव का
प्रभाव के 20% के लिए उत्तरदायी है, जो कि कुल हरितगृह प्रभाव के 20% के लिए उत्तरदायी है, which is responsible for 20%, which is responsible for 20% of greenhouse effect। धान के खेत, कोयले की खानें, जुगाली करने वाले पशु तथा विभिन्न मानवीय स्रोत मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख कारक हैं। मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख कारक हैं पैडी फील्ड्स, कोल फील्ड्स, animals, and excretion of human are the basic resources of methane, are the basic resources of generation of methane। देखो, कोयले की खानों से जो मीथेन निकलती है उसे इकट्ठा कर लेते हैं, कोल बेड मीथेन कहते हैं उसे, CBM, और बाद में उसे इकट्ठा करके और कैलोरीफिक वैल्यू उसकी होती है तो उसे जलाने में इस्तेमाल करते हैं, बिजली वगैरह उत्पादन करने में या और चीजों में। तो लिखिए, कोल बेड मीथेन का उपयोग, कोल बेड मीथेन का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। कोल बेड मीथेन इज बीइंग यूज्ड, coal bed methane is being used in industrial areas, in industries, ऐसा लिखिए, in industries। सामान्यतः मीथेन सर्वाधिक रूप से आर्द्र भूमियों से उत्पन्न होती है, आर्द्र भूमियों से उत्पन्न होती है। जनरली maximum methane generate from wet areas या wetlands। आर्द्र भूमि पृथ्वी की कुल मीथेन के 70% भाग को उत्पन्न करती हैं, कुल मीथेन के 70% भाग को उत्पन्न करती हैं। वेटलैंड्स generate around 70% part of methane generation, ठीक है। अगली पॉइंट से लिखना, लास्ट पॉइंट, देखो इसमें मीथेन में एक और चीज है, लास्ट पॉइंट है ये इसका, ये वायुमंडल में कम समय तक बनी रहती है।
ये बहुत जल्दी वायुमंडल में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है 20 से 30 सालों में ही। तो इसलिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये इसका कंसंट्रेशन लेस हार्मफुल में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसे बाद में पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पेड़ पौधे। तो आप इसमें नोट करके लिखिए, 2 अथवा 3 दशक के पश्चात 2 अथवा 3 दशकों के पश्चात मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। आफ्टर 2 or 3 decades, मीथेन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत है समझने में यहां तक तो बताइए। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट लिखिए लेड, सीसा, लेड। देखो, लेड का उपयोग पेट्रोल में करते थे, पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोल डीजल के जब कच्चे तेल का हम लोग शोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं उसे, तब लेड का उपयोग किया जाता था। ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए भी लेड का उपयोग करते थे। लेकिन हाल फिलहाल में लेड का उपयोग बंद कर दिया गया। अब जब पहले लेड का उपयोग करते थे पेट्रोलियम में, तो जब ये जलता था पेट्रोल, तो लेड ऑक्साइड बनती थी, जो एक हानिकारक पदार्थ है। सीसा कार्सिनोजेनिक है। एक तो ये कैंसर कारक भी होता है, और सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है ये नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को चोक करने लगता है सीसा, अगर शरीर में है तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। ब्रेन हेमरेज की समस्या लेड की वजह से हो सकती है। सरकार ने इसे बैन कर दिया, पेट्रोल वगैरह में इसका उपयोग नहीं किया जाता था। इसकी जगह फिर बेंजीन का उपयोग करने लगे थे लेड की जगह, ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए। तो शीशे में लिखना आप, सामान्यतः इसका उपयोग औद्योगिक गतिविधियों में एवं कच्चे तेल को या कच्चे तेल के शोधन में किया जाता है। जनरली इट इज बीइंग यूज्ड इन रिफाइनिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इन इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम एवं अन्य पदार्थों में पेट्रोलियम एवं अन्य पदार्थों के साथ जलकर यह लेड ऑक्साइड बनाता है। इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड when burning with petroleum products। यह एक हानिकारक पदार्थ है। इट इज अ डेंजरस मटेरियल। यह सब्सटेंस लिखिए, इट इज ए डेंजरस सब्सटेंस जो कि शरीर में जाने पर लेड पॉइजनिंग को जन्म देता है। लेड पॉइजनिंग, शीशा विषाक्तता कहते हैं इसे, लेकिन आप लेड पॉइजनिंग लिखिए।
जो कि शरीर में जाने पर लेड पॉइजनिंग को जन्म देता है, विच जनरेट लेड पॉइजनिंग आफ्टर एंटरिंग इन बॉडी, आफ्टर एंटरिंग इन बॉडी। लेड पॉइजनिंग नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाती है। लेड पॉइजनिंग नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाती है। लेड पॉइजनिंग नेगेटिवली हार्म नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, जिसके अधिक होने पर ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। एंड इफ इट इंक्रीजेस then leads to ब्रेन हैमरेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बेंजीन। देखो, लेड के बाद बेंजीन को मिलाया जाने लगा पेट्रोलियम में, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कारक है। ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए बेंजीन का उपयोग किया जाता है, पर ये कार्सिनोजेनिक है। तो लिखिए, पेट्रोलियम पदार्थों एवं उद्योगों में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। being used, but it is a carcinogenic substance। बेंजीन से रक्त कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर could happen due to benzene। ठीक है, और अंतिम लिखिए इसमें कैडमियम। देखो, ये कैडमियम छोटे छोटे से कण होते हैं। सामान्यतः खानों वनों वगैरह के आसपास के क्षेत्रों में ये पाया जाता है, जहां भी खनन होता हो, खाने जहां ज्यादा होती हैं, माइंस वगैरह, उसके आसपास कैडमियम की विषाक्तता मिलती है। ये सांस के साथ मिलकर लंग्स में चला जाता है, और लंग्स का कैंसर ये बन सकता है। लंग्स का कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। एक हृदय संबंधी रोग इसकी वजह से हो जाते हैं। तो लिखो, सामान्यतः कैडमियम श्वसन के साथ जाकर हृदय संबंधी रोग उत्पन्न कर सकता है। जनरली कैडमियम could generate या could cause heart problems after entering the body यह हृदय के लिए अत्यधिक खतरनाक है। It is more dangerous for the heart। देखो, ये कंप्लीट हो गया हमारा वायु प्रदूषण, हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगला हेडिंग आप इसमें डाल लीजिए, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए। देखो, सरकार ने वायु प्रदूषण को मापने के लिए एक वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया था 2014 में। तो उस वायु गुणवत्ता सूचकांक में क्या क्या है, कैसे कैसे है, कौन कौन सी गैसें शामिल की जाती हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए, ये अगली क्लास के लिए है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स।
कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। हाँ जी, नाम तो मुझे पता नहीं, आपका तो कुछ अजीब सा ही नाम है। ALG.Eclabex। हाँ जी, जो भी आपने हैंड रेज किया बताइए। सर आपने ये जो अप्रोचेस कराई थी स्टार्टिंग में, उनमें से एक अप्रोच थी डिटर्मिनिज्म अप्रोच। तो ये जो फिलोसफी में हम डिटर्मिनिज्म पढ़ते हैं वही है? फिलॉसफी में डिटर्मिनिज्म जो पढ़ते हैं, देखो कुछ अंतर होगा जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि फिलॉसफी और ज्योग्राफी दोनों या एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन मेन बात एक ही होगी लगभग। दोनों में साम्यता जरूर मिलेगी, सिमिलैरिटी जरूर मिल जाएगी, लेकिन दोनों बिल्कुल एक हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, यहां तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।